हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो टर्म 2 का उसका चैप्टर है, तो आप इससे अच्छी तरीके से इसको देखेंगे और इसकी नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उसको समझेंगे और कहीं पे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों हम अपने अब फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब बच्चों जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसा कि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे इसका जो पॉइंट है क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इज़ कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। मतलब बच्चों जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, मतलब जिसमें हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसे डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है। मतलब डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन होती है, उसके रूप में समझा जाता है। और क्यों समझा जाता है, इसके फॉलोइंग रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से जो रीज़न दिए गए हैं उनकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जैसा कि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आता है, कह सकते हैं जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है। तो उसे हम क्या समझते हैं, किस रूप में समझा जाता है, डेवलपमेंट की बैकबोन समझा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके पॉइंट को। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एज इट प्रोवाइड्स जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करने में, मतलब एग्रीकल्चर को, जैसे खेती को, जैसे कि हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर है हमारा वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में हमको अच्छी तरीके से पता है। तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है और इसमें क्या किया जाता है, तो जो एग्रीकल्चर से चीज़ें बनाई जाती है तो उसको मॉडर्नाइज करने में, मतलब एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने में कह सकते हैं कि जैसे पहले एग्रीकल्चर ऐसे ही पुराने तरीक़ों से किया जाता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर से नई नई चीज़ें, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करने में हेल्प करती है। और क्या करती है, एज इट प्रोवाइड जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। और ये जो होता है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या करता है, जॉब्स को प्रोवाइड करता है। जैसा कि जानते हैं जितने ज़्यादा काम होगा उतने ज़्यादा काम होगा उतने ज़्यादा हमें जॉब मिलेगी और उतने ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, इस तरह से। और उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, इट हेल्प्स इन द एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मतलब ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, जो गरीबी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोज़गारी होती है, उसके एरेडिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, उसको ख़त्म करना, एंड करना जिसको हम कह सकते हैं। तो उसको एंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती है। और उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो बच्चों कॉमर्स, ट्रेड और इसका जो एक्सपैंड होता है, इनमें इनसे जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उनको एक्सपोर्ट करके हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट जैसा कि हम करेंगे तो हम जो मच नीचे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब फॉरेन से जो हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं फॉरेन कंट्री से, जैसा अपनी चीज़ों को वहाँ बेचते हैं और फिर वहाँ की चीज़ें खुद खरीदते हैं, तो ये सब का जो एक्सचेंज होता है ये क्या करता है, इसमें कौन हेल्प करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं उससे हेल्प करती हैं। और इससे जो किसी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, फॉरेन एक्सचेंज की जो ज़रूरत होती है वो हमारे देश में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और उसके बाद बच्चों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन प्रॉस्परिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हैं तो ये क्या करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करके कंट्री को क्या करती है, प्रॉस्पर करती है, मतलब समृद्धशाली बनाती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। मतलब नेशनल इकोनॉमी में जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए देखते हैं।
जैसे क्या होता है, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। मतलब जो ग्रोथ रेट का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है मैन्युफैक्चर का लास्ट पिछले जो 10 डिकेड में यहाँ पे जैसे बच्चों हम जानते हैं डिकेड मीन्स क्या होता है, एवरी 10 ईयर इज़ कॉल्ड डिकेड एंड एवरी 100 ईयर इज़ कॉल्ड सेंचुरी। तो इस तरह से बच्चों हम जैसा कि डिकेड और सेंचुरी को जानते हैं, तो जो लास्ट 10 डिकेड में जो कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का ट्रेंड है वो 7% के अराउंड है। मतलब इस 7% के अराउंड इसकी जो ग्रोथ हो रही है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। उसके बाद बच्चों क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात अगर हम की जाए कि मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ पर ज़्यादा लोकेट होती हैं, कहाँ पर बनाई जाती हैं, लोग कहाँ पर इंडस्ट्री को बनाना प्रीफर करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों की वजह से यहाँ पे जहाँ पर अवेलेबिलिटी इन 6 चीज़ों की होती है तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है वहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन को अट्रैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, लेबर मतलब जहाँ पे उसमें काम करने वाले या फिर कुछ भी कर सकते हैं जिनकी हम ज़रूरत होती है हमें पड़ती है उसको करने के लिए, और कैपिटल जैसे कि हम जानते हैं जो संपत्ति होती है, पावर होती है, मार्केट होती है, उसे हम बेच सकते हैं, और जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर हमें काम करने की इजाज़त दे रही है कि नहीं दे रही है। वो इस तरह से किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री को बना ले। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी इंडस्ट्री बना सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके अनुसार वो होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें जहाँ पर होती हैं, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिया है, जैसे आप यहाँ पॉइंट देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट द एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो 6 फैक्टर हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं, वहाँ पर लोकेट ज़्यादातर होती हैं जहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है। और यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं, वो या तो वहाँ पे क्या हो, अवेलेबल हो, मतलब या तो वहाँ पे क्या हो, ये सब मौजूद हो, या फिर कैन बी अरेंज, या फिर अरेंज हो सकता है। अरेंज हम उनको कर लें कैसे, एट अ लोअर कॉस्ट, मतलब कम कीमत पर। तो मतलब या तो हम उसे कम कीमत पर अरेंज कर लें या फिर वो पहले से ही अवेलेबल हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी अगर हम इंडस्ट्री बनाएंगे तो उसके लिए हमें बेनिफिट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं किसी ऐसी जगह पर जाके ये सब चीज़ें बनाने लगे, इंडस्ट्री बना ले जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो, हमारा हाई कॉस्ट जितने का पैसा नहीं जितना हमें मुनाफा नहीं ना हो, उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो जाए उसको अरेंज करने में। तो ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्रीज़ को बनाना प्रीफर नहीं करते हैं। अगर हमें उसका बेनिफिट होगा तभी हम वहाँ पर काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं अगर ईज़िली कहीं पर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे हम जो इंडस्ट्री है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, द फिगर बिलोज शोज़ द इंडस्ट्री मार्केटिंग लिंकेज। मतलब जो यहाँ पे जो नीचे का जो फिगर है वो क्या दिखाता है, जो इंडस्ट्री मार्केट के जो लिंकेज है उसको शो करता है। जैसे यहाँ पे बच्चों क्या है, रॉ मटेरियल्स एंड और कंपोनेंट्स पार्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चा माल होते हैं, और इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, या फिर ये इनपुट्स के रूप में। इनपुट्स जैसा कि हम जानते हैं जो हम उसमें इस्तेमाल किए हैं तो इनपुट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, कंपोनेंट पार्ट्स हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब इसके इनपुट्स में आते हैं। और उसके बाद अब ये जो जैसा कि ये सब चीज़ें अगर हमें अवेलेबल हो गई तो हम इसको बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको लाने वाने में किसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें जो फैक्ट्री चाहिए तो इसका जो मतलब इस तरह से इनपुट्स चाहिए, उसके बाद इनपुट्स उसको अरेंज करने के लिए ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री में ये सब चीज़ें हम ये जो इनपुट्स हमारे हैं, जो रॉ मटेरियल्स है, लैंड लेबर, सब मेहनत करने के बाद जो नई चीज़ें बनी वो एज अ आउटपुट्स जो प्रोडक्ट्स हमें तैयार होगा, अब हमें उससे तैयार प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट तैयार करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मार्केट में भेजेंगे, और फिर उसको जाकर हमें
पैसा मिलेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मनी है वो बड़ा सा डार्क में लिखा गया है, इसलिए जैसे यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आप में सब इस तरह से एरो एरो करके लिखा है और उसके बाद मनी को इस तरह से पूरे में ऐड किया गया है। क्यों? जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में पैसा तो लगना ही है, लगना है। तो ये सब हम जैसा कि फ़ायदे के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। तो इस तरह से ये जो मनी है सब में, तो हम जब मार्केट में उसे लेकर जाके बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा। तो इस तरह से ये लिंकेज को शो करता है। उसके बाद बच्चों हमारे यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज़ को बताया गया कि इंडस्ट्रीज़ कैसी होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारी सबसे पहले क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मतलब एग्री, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो ऐसी इंडस्ट्री जो किस पर बेस्ड हो, एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो। जैसे इसमें क्या है, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एलिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। मतलब ये जो ये कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल्स हो गया, शुगर हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो किस पर बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पर बेस्ड हैं। और लेट्स नो अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन, मतलब चलो क्या करते हैं, हम इन सभी को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे लिखा है ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ही आती हैं। जैसे हम इसका पहला क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ क्या है, सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। मतलब यही इकलौती इंडिया के इंडस्ट्री है जो क्या है, सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है, और जो वैल्यू चेन है इसको क्या करती है, कंप्लीट करती है। इसको में किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हम यहाँ पे ही सब कुछ इसके बारे में पा सकते हैं। तो जैसे रॉ मटेरियल से लेके या फिर हाईएस्ट वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स से तैयार किए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर इंडिया में ही सब कुछ अवेलेबल कह सकते हैं। और उसके बाद क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो ये जो इसका जो योगदान होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, जनरेशन, और क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए भी ये यूज़ इसमें काम आती है कह सकते हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, कॉटन टेक्सटाइल्स। तो दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स। मतलब ये जो इंडस्ट्री होती है तो जैसे कि बच्चों को हम जानते हैं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्टन्स इंडिया हैज़ सेकंड रैंक आफ्टर चाइना। मतलब कि जो प्रोडक्शन के कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, सेकंड है, और वो किसके बाद है, चाइना के बाद है। तो फर्स्ट पे कौन है, हमारा चाइना है, और सेकंड में कौन है, हमारा इंडिया है। किसके प्रोडक्शन में, कॉटन के प्रोडक्शन में। तो इसके ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से आपको दे दी। तो चलिए देखते हैं जैसे क्या है, दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स। मतलब ये जो इंडस्ट्री होती है वो क्या है, एक एग्रीकल्चर के साथ क्लोज लिंक इसकी होती है और फार्मर्स के लिए लिविंग प्रोवाइड करती है। कॉटन बॉल पैकर्स, जो कॉटन बॉल को तोड़ते हैं, एंड वर्कर्स इंगेज इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग्स, डिज़ाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग एंड सीविंग। मतलब ये जो जैसा कि जो इसको बनाने में ये सब चीज़ें होती हैं, उसको बुनना और इसे डिज़ाइन करना, पैकेजिंग करना, ये सब उसको सिलना उलना जितनी भी चीज़ें हैं उसमें काम करते हैं जो इसमें काम वर्कर्स काम करते हैं। और क्या होता है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि उसको जॉब भी मिलती है। तो क्या और क्या है, इट सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ये जो हमारा कॉटन होता है वो क्या करती है, बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल डाइज और फिर पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, बहुत सभी चीज़ों में ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, काम आती है। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, जूट है। तो जैसा कि हम जानते हैं जूट में इंडिया कितनी पोजीशन पे है, फर्स्ट में, जूट के प्रोडक्शन में फर्स्ट पे पोजीशन पर है। यहाँ पे जैसे लिखा भी है क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। मतलब जो कह सकते हैं इंडिया जो है रॉ जूट जो होता है, जो जूट के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जो जूट से जो सामान तैयार होते हैं उनमें भी इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट है। और उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मतलब और इसकी जो ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं। और कहाँ पर, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। और इस जो जो टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो हुगली रिवर है, जैसे कि हम जानते हैं हुगली रिवर
इसी हुगली रिवर पर ही जो हमारा हावड़ा ब्रिज है बंगाल में वो लोकेटेड है। तो जो हुगली रिवर है उसके किनारे ये मेनली सिचुएटेड है, हमें लोकेटेड है। कौन सी? ये जो हमारी जो टेक्सटाइल्स है हमें ज़्यादातर उसी जो इसकी मिल्स हैं वहीं पर लोकेटेड है। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या है? शुगर इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड यहाँ पे एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। तो इंडिया अगर हम बात करें प्रोड्यूसर हमें शुगर के प्रोड्यूसर के रूप में कि इंडिया की पोजीशन क्या है? वो सेकंड है। लेकिन अगर गुड़ की या फिर खंडसारी की बात करें उसके प्रोडक्शन में उस इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है? फर्स्ट है। तो इस तरह से हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों यहाँ पे दी गई हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे हमने क्या देखा है, जूट में इंडिया फर्स्ट है, कॉटन में सेकंड है, शुगर में सेकंड है, गुड़ या फिर खंडसारी में इंडिया कितना की जो पोजीशन है वो क्या है? फर्स्ट है। तो इसके बाद इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। और उसके बाद क्या है बच्चों हमारा? दिस इंडस्ट्री इज़ सीजनल इन नेचर। मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो नेचर में क्या कैसे होती है? सीजनल होती है। जैसा कि हम जानते हैं जो शुगर हमारी तैयार होती है वो शुगर केन पे तैयार होती है। तो कह सकते हैं ये जो इंडस्ट्री होती है वो सीजनल होती है। मतलब जब शुगर का सीज़न होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री में जब शुगर केन मिलती है तो वहाँ पे शुगर बनाई जा सकती है। इस तरह से इसको सीजनल कह सकते हैं। और उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जैसे देखते हैं इंडस्ट्री दैट यूज़ मिनरल एंड मेटल एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ करते हैं? मिनरल का यूज़ करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स या फिर मेटल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद क्या है? लेट्स डिस्कस सम इंडस्ट्री दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मतलब चलो क्या करते हैं हम कुछ इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे हमारा क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हमारा फर्स्ट है। जैसे देखते हैं आयरन एंड स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्रीज एज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। तो जो आयरन और स्टील होती है वो उसे हम एक बेसिक इंडस्ट्रीज़ के रूप में समझ सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी कोई भी इंडस्ट्रीज़ क्यों ना हो, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो या फिर लाइट हो, हाल के रूप में कहीं ना कहीं जो इसकी मशीनरी होती है, जो इसकी मशीनें होती हैं वो इसी से बनाई जाती है। मतलब आयरन और स्टील का यूज़ हर जगह हर क्षेत्र में किया जाता है। तो इसे हम एक बेसिक इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ हैवी इंडस्ट्री। और इस जो आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है उसको हम एक हैवी इंडस्ट्री के रूप में समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा आयरन और स्टील होता है बहुत हैवी होता है, भारी होता है। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि जैसे जानते हैं जितने भी रॉ मटेरियल्स के होते हैं या फिर फिनिश्ड गुड्स में जो सामान बन के तैयार हुआ वो फिनिश्ड गुड्स आर हैवी, वो एंड बल्कि और एंटाइलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और मतलब हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है कि वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या बच्चों? इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट। मतलब इंडिया अभी भी जो वर्ल्ड में इस दुनिया में क्या है? आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में अभी भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। कौन सा प्लेस है? नहीं यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। किसमें? आयरन और स्टील में। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फ्यूल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू। मतलब हम अपनी जो फुल जो पोटेंशियल है, यहाँ पे फुल लिखा है, मतलब कंप्लीट पोटेंशियल है वो हम पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर जितनी पोटेंशियल है, मतलब हमारे पास जितना आयरन स्टील का रॉ मटेरियल्स है उसको हम पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, पाते हैं। किसकी वजह से? हम यहाँ पे फॉलोइंग जो रीज़न दिए हैं उनकी वजह से। चलिए उन रीजंस को हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है? कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आयरन और स्टील को बनाने में? क्या हमारा? हाई कॉस्ट जो एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। जो कोकिंग कोल होता है बच्चों, जो दोनों की मीनिंग सेम होती है। जो कोकिंग कोल की जो कॉस्ट होती है जैसा कि जानते हैं वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है।
और क्या है दूसरा हमारा लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर की लोअर प्रोडक्टिविटी है, आई मीन जो काम करने वाले हैं या फिर उस तरह से आई मीन वो जिस तरह से वो काम करते हैं उसमें जितनी मेहनत नहीं लगती, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी तरह से हमारे पास उतना आई मीन कह सकते हैं उतना वो साधन नहीं है जो हम क्या कर सकें, आई मीन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अच्छी तरीके से निकाल सकें। कैसे कहने का मतलब बच्चों ये है कि हम हर चीज़ क्या चाहते हैं, आई मीन आसान हो जाए, उसमें कीमत कम लगे। और जैसा कि जानते हैं आयरन और स्टील बहुत भारी होते हैं, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खर्च लगता है, तो इस तरह से जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। इसकी वजह से हम इसको पूरी तरीके से परफॉर्म करने में अनेबल होते हैं। और उसके बाद क्या है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी जो इलेक्ट्रिक होता है इंडिया में, हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी का जो सप्लाई होता है वो इरेगुलर होता है, हमें सही से प्रोवाइड वहाँ पे नहीं मिल पाती है हर चीज़। आई मीन इलेक्ट्रिक पहले अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या है इसकी वजह से हमारा जो फोर्थ है वो क्या है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो क्या है बहुत ख़राब है। तो इन सब ये 4 रीज़न की वजह से हम जो हमारा आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जिस तरह से हमें करना चाहिए वैसे हम कर नहीं पाते हैं, पूरी तरीके से हम कर नहीं पाते। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, मतलब जो एल्युमिनियम को गलाना। चलिए देखते हैं क्या होता है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है वो इंडिया की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होती है। और उसके बाद इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट अटेंसिल्स एंड वायर्स, इसका यूज़ जैसा कि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट अटेंसिल्स में बर्तन या फिर वायर्स में करते हैं। और उसके बाद क्या है बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, मतलब यहाँ पे जो बॉक्साइट होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल स्मेल्टर्स के रूप में, आई मीन गलाने वाले के रूप में, स्मेल्टर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर स्टील कॉपर जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग ने क्या किया है गेंड पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब कि जगह पर किसकी जगह पर स्टील कॉपर जिंक और लेड की जगह पर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में क्या किया है उसके स्थान पर, आई मीन कह सकते हैं यहाँ पे गेंड पॉपुलरिटी मतलब उसको यूज़ किया जाता है, किसका एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है किनकी जगह पर स्टील कॉपर जिंक और लेड की स्थान पर। क्यों, जैसा कि हम जानते हैं जो एल्युमिनियम होता है थोड़ा सा हल्का भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इट एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती है किसमें एल्युमिनियम में, जैसा कि हम जानते हैं क्या है पहले ही ये क्या दिया है लाइट इन वेट, मतलब जो एल्युमिनियम का वेट होता है वो हल्का होता है। और क्या है रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये क्या करता है जो कोरोजन होता है आई मीन जो जंग वंग लगती है उसको क्या करता है रोकता है। और क्या है अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जैसा कि हम जानते हैं एल्युमिनियम हीट का या फिर इलेक्ट्रिक जो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। और क्या होता है मैलिएबल होता है, आई मीन उसको पीटने पर वो, जैसा कि जानते हैं मैलिएबल क्या होता है पीटने पर जो चीज़ें अपने बढ़ दे आई मीन बढ़े उसको हम मैलिएबल बोलते हैं। उसके बाद क्या है बिकम्स स्ट्रॉन्ग when it is mixed with other materials और other metals, और ये स्ट्रॉन्ग होता है हो जाता है कब हो जाता है जब हम इसे दूसरे मेटल्स के साथ मिक्सड कर देते हैं मिला देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या होती कौन कौन सी फिर से एक बार देख लेते हैं। लाइट इन वेट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल, और जो लास्ट क्वालिटी है बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वजह से जो एल्युमिनियम को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसके के बजाय स्टील कॉपर जिंक और लेड के स्थान पर। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है चलिए देखते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब जैसे कि जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल और लार्ज दोनों तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो मिलकर आई मीन दोनों उसमें आते हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स में इसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया, आई मीन बहुत ज़्यादा यूज़ अप किया जाने लगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक
एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश एंड कास्टिक सोडा। मतलब कास्टिक सोडा जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, एल्कलीज आता है, सोडा ऐश होता है और कास्टिक सोडा आता है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब जो ऑर्गेनिक केमिकल्स की में क्या क्या आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं जिनको हम यूज़ किस में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है या फिर सिंथेटिक रबर होता है, प्लास्टिक होता है, डाई स्टफ होता है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सब चीज़ें में इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। किसके रूप उसमें है ना, इंक्लूड पेट्रोमेक केमिकल्स, तो इसमें किया जाता है। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या होती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, मतलब मेनली यूरिया। मतलब जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है वो नाइट्रोजनस जिसको फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के अराउंड केंद्रित होती हैं, जिसमें मेन कौन सा है, यूरिया है। और उसके बाद क्या है, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate DAP and complex fertilizers which have a combination of nitrogen and phosphorus। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन क्या होता है, N होता है, फॉस्फेट का P होता है एंड पोटाश का K होता है, पोटेशियम जिसको बोलते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। मतलब गुजरात, यहाँ पे जो मेन स्टेट्स के बारे में बताया गया है, वो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें को जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होता है ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, इस तरह से इसमें होता है। और उसके बाद क्या है बच्चों, हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज़ द एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि हम जानते हैं सीमेंट जो होता है वो रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स और जो इस तरह से जो दूसरे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ब्रिजेस होती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, इन तरह की चीज़ों को बनाने के लिए उनके निर्माण में क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद क्या है, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइम स्टोन, सिल्का एंड जिप्सम। तो जो ये इंडस्ट्री होती है, चाहे उसमें जो भारी भारी रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे लाइम स्टोन हो गया, सिलिका हो गया और जिप्सम हो गया, इन सब चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या बच्चों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसा कि हम ऑटोमोबाइल जानते हैं, जो वाहन होता है, व्हीकल्स होता है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। दिस इंडस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। मतलब ये जो कंट्रीज़ होती हैं इसमें क्या क्या आती हैं, ये जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें क्या क्या आती है, इसमें किसका काम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, जो वाहन होते हैं उनको बनाने में, मैन्युफैक्चर में क्या किया जाता है, ये इंडस्ट्री का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट में या फिर कह सकते हैं जगह पर आती हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। उसके बाद बच्चों क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीकॉम, telephone exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है वो ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन्स, टेलीविज़न, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स, मेनी अदर इस तरह के बहुत से जो मेनी अदर इक्विपमेंट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर आती है। उसके बाद दिस इंडस्ट्री हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब जैसे कि जानते इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या किया है, जनरेट किया है। और बेंगलुरु इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये बेंगलुरु को आप जो नाम है उसको आपको याद रखना है कि जो बेंगलुरु है
उसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको? बेंगलुरु को। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, इंडस्ट्री बनाई जाएगी तो पॉल्यूशन तो होगा ही, पॉल्यूशन ही तो सब कुछ है। इसी की वजह से आज जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम बहुत कुछ जो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे कहना है कि सबसे बड़ा तो कारण आबादी ही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, जो खाद वाद ये सब यूरिया से ये सब जो यूज़ की जाती है। वैसे चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जैसे हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़। तो बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लैंड नहीं है, वैसे जो लैंड पॉल्यूशन होता है वो नहीं है। उसकी जहाँ पे क्या है, थर्मल पॉल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फिर थर्मल पॉल्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि लैंड पॉल्यूशन होता नहीं है, लेकिन आपको जो 4 टाइप्स याद रखने हैं, कौन कौन? एयर, वाटर, उसके बाद हम किसको रीडिंग करेंगे? थर्मल को, लैंड को नहीं। उसके बाद फिर हम नॉइज़ को देखेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि बच्चों की लैंड पॉल्यूशन नहीं होता, लैंड पॉल्यूशन भी होता है। जैसा कि समझ सकते हैं कि जो पानी है, गंदा पानी है, अगर लैंड में जाता है, मिलता है, वाटर से मिलता है, या फिर किसी भी तरीके से लैंड पॉल्यूशन भी होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं, जो जो दिया है उसको देखते हैं, बाद में देखेंगे कैसे लैंड का होता है, कैसे नहीं। जैसे हमारा सबसे पहले क्या है बच्चों, एयर पॉल्यूशन। Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide। मतलब जो एयर पोल्यूशन कब होता है, जब जो अनडिज़ायरेबल गैसें होती हैं उनकी जो हाई प्रोपोर्शन की उपस्थिति की वजह से होता है। जैसे उसमें अनडिज़ायरेबल गैसेस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ख़तरनाक गैसें होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो इनके हाई प्रेजेंस की वजह से होता है। और उसके बाद क्या है, स्मोक इज़ इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रेक क्लिन्स, रिफाइनरीज एंड स्पेंटिक प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू एयर पोल्यूशन। मतलब जो स्मोक निकलता है केमिकल से और फिर पेपर फैक्ट्रीज से, जो जो निकलने वाला धुआं होता है, जिसके जो प्लांट्स को स्मेल्ट करें, या फिर रिफाइनरीज के थ्रू, या फिर फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से, जो फ्यूल्स को जलाने से जो हमारी एयर पॉल्यूशन होता है, उससे निकलने जो धुआं निकलता है इन सब चीज़ों से, उससे जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद it adversely affects human health, animals, plants, buildings and the atmosphere as a whole। मतलब ये जो एयर पोल्यूशन होता है इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, और जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्षरण की वजह से जो बिल्डिंग होती है काली हो जाती है। इस तरह से मतलब बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है, किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। और अगर हम बात करें ये क्या करती हैं, एज अ होल बात करें तो ये पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है? गंदा कर देती है, वातावरण को ख़राब कर देती है। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड इन्फ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू वाटर्स। मतलब जो वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है और जो इन्फ्लुएंट्स होते हैं इसके, उसको पानी में क्या किया जाता है? डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जब उसको पानी में बहा दिया जाता है, जो वेस्ट निकलता है। और उसके बाद द इंडस्ट्री विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़। मतलब जो वो इंडस्ट्री जो वाटर पोल्यूशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या है? पेपर, पल्प, मतलब केमिकल, टेक्सटाइल, जो डाइंग, ये सब के तरह की ये सब यहाँ पे जो दी गई हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ये वाली इंडस्ट्रीज़ जो दी गई हैं वो वाटर पोल्यूशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या है? थर्मल पोल्यूशन है। तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। मतलब थर्मल पोल्यूशन का कब होता है? वाटर का थर्मल पोल्यूशन तब होता है जब वाटर जमीन जो फैक्ट्री और थर्मल प्लांट से निकलने वाला जो वाटर होता है उसे पानी में ड्रेन कर दिया जाता है। कैसे? मतलब रिवर्स और पॉन्ड्स में ड्रेन कर दिया जाता है बिफोर कूलिंग। मतलब उसको कूलिंग करने से पहले, ठंडा
करने से पहले उसे कहाँ पे रिवर्स और पॉन्ड्स में क्या किया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द प्रोपगेशन ऑफ नॉइज़ विथ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। मतलब जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है ह्यूमन या फिर जो एनिमल लाइफ की जो एक्टिविटी होती है उस पर इसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, के रूप में काम करता है, जिससे हार्मफुल होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट इन इरिटेशन। मतलब इससे जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इरिटेशन होने लगती है, एंगर आने गुस्सा होने लगता है, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ होती है तो गुस्सा भी आने लगता है। और कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, और इससे जो हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। इंक्रीज हार्ट रेट, और इससे जो हमारा दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। एंड ब्लड प्रेशर, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन का कारण होता है। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, क्षरण है, वातावरण जो हमारा ख़राब हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे 7 रीज़न दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो 7 रीज़न दिए गए बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इसलिए ज़रूरी है। वैसे तो सभी ज़रूरी है क्योंकि नोट्स हैं, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वही लिए गए, वही यहाँ पे मैंने आपको बताया गया, आपको प्रोवाइड किया है, तो सभी ज़रूरी हैं। लेकिन इसको भी देख लेते हैं, वैसे सभी सब ज़रूरी ही तो है। चलिए देखते हैं। हियर आर सम वेज थ्रू विच इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब यहाँ पे कुछ क्या है, वेज तरीके बताए गए हैं जिससे क्या है, हो सकता है इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस्ड कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वे तरीके हैं। जैसे क्या है, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। मतलब वाटर का जो यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करके, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग करके। जैसे मतलब उसको बार बार यूज़ करके और उसको फिर रिसाइकलिंग करके, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग। वैसे हम इसके बारे में पढ़े हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे देखते हैं। हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करके, मतलब उसको यूज़ करके खेती में और जो मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट करके कहीं पर बना करके, या फिर कहीं पर किसी ऐसी जहाँ पर जैसे बांध बना दिया जाए, कोई ऐसी जगह बना दिया जाए जहाँ पर रेन वाटर को हम इकट्ठा करके रख ले और उसके बाद फिर उसका यूज़ कर ले किसी तरीके से। तो जो जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करके पानी में बहने से रोक करके, और फिर उसका हम क्या करें, जो वाटर हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फिर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्या है बच्चों, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। मतलब जो हॉट वाटर होता है और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हम क्या, इन्फ्लुएंस होता है उसको रिवर्स या फिर पॉन्ड में रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रीट करके थोड़ा सा ठंडा कर लें। जैसा कि हम जानते हैं हॉट वाटर की वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है, तो इस तरह से थर्मल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है, particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, जो filters, scrubbers and inertial separators। मतलब जो एयर में क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, उसमें जैसे फिटिंग करके स्मोक का कोई स्टैक्स लगाकर फैक्ट्रीज के ऊपर, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा बना दिया जाए इसका स्क्रबर्स या फिर फैब्रिक फिल्टर्स, जो फिल्टर्स के रूप में यूज़ किया जा सके। इनर्शियल जो सेपरेशन होता है, इस तरह के उसमें ये सब करके जो हमारा एयर को क्या किया जाता है, हमें जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। उसके लिए अच्छा सा एज अ फिल्टर्स कुछ यूज़ कर दें। उसके बाद क्या है बच्चों, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। मतलब जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। कैसे, बाय यूजिंग ऑयल और गैस, मतलब ऑयल या फिर गैस का यूज़ करके, इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। मतलब जो फैक्ट्री में कोल यूज़ होता है उसके बजाय अगर हम ऑयल या फिर गैस का यूज़ करें तो स्मोक कम किया जा सकता है। वैसे पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा अगर ये सब चीज़ें करेंगे, गैस का यूज़ करेंगे तो। चलिए देखते हैं। वैसे मशीनरी कैन बी डिज़ाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी
एंड रिड्यूस नॉइज़, मतलब जो मशीनरी होती है उसको क्या किया जा सकता है, डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि जो एनर्जी है उसकी इंक्रीज़ हो सके और जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके और जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो सके। मतलब इस तरह से जो चीज़ें हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। वैसे इसे करने में पैसा भी लगेगा, अभी हमारे पास इतना वो चीज़ें भी नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसा कर लें। जब होगा फ्यूचर में वैसे होगा। आई मीन इस पर जो हमारे साइंटिस्ट वो काम तो कर ही रहे होंगे। चलिए वैसे देखते हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चे ये जो 6 चीज़ें हैं इसके थ्रू हम जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों होप आपको जितने भी ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड्स की उसमें जितने भी पॉइंट्स इसके हैं वो अच्छी तरीके से बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपको ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड की है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। जो आपको आपके बोर्ड के टाइम जब आप एग्ज़ाम, जैसा कि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो आई थिंक 26 अप्रैल है CBSE की, तो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट आ गई है टर्म 2 की, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगी। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।